Hello everyone, what's up? Welcome back to this channel. In this video, you'll be knowing about your host. Yes, in this video, you'll be knowing about me. तो वापस से हिंदी पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही बिगनिंग से। मैं हूँ स्टेट छत्तीसगढ़ से, इंडिया का एक सेंट्रल स्टेट छत्तीसगढ़, और मैं रहता हूँ कैपिटल सिटी रायपुर में। रायपुर एक काफी बढ़िया शहर है। और इसके अलावा बात करें मेरी कंट्री की, तो मैं रहता हूँ इंडिया में, वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया में। तो अब बात करते हैं मेरी हिस्ट्री के बारे में। मेरी हिस्ट्री बहुत कम है क्योंकि मैं थोड़ा नया नया हूँ। मेरी हिस्ट्री में उतना ज्यादा नहीं जानते कि मैं कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, बल्कि हम स्टार्ट करते हैं मेरी क्लास 8 क्लास 9 की जर्नी से, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मोटो रखती है क्या रही थी मेरी नीट की जर्नी, कैसे मैंने नीट का एग्जाम दिया था और बीच में क्या क्या फेसेस रहे थे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास 8 और 9 से, क्योंकि वहीं से सारा बेस बनना स्टार्ट होता है और वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। तो क्लास 8 और 9 में मैं थोड़ा अच्छा पढ़ाई करता था। मैं ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के टॉप 3 रैंक्स में रहता था और मोस्टली मैंने फर्स्ट रैंक में फिनिश किया है। स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि मैं काफी ब्राइट स्टूडेंट हूँ और मैं काफी अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा अपनी 10वीं के एग्जाम में। सबसे पहली बात, मेरी 10वीं में एक ऐसी चीज होती है जो शायद आपके साथ ना होती हो। एक्चुअली मैं स्टेट बोर्ड से था, छत्तीसगढ़ में था, तो मेरा स्टेट बोर्ड था CGPSE। तो स्टेट बोर्ड से मैंने एग्जाम दिया था। इसमें एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है आपके लिए, वो होता है संस्कृत। आपके जो 6 सब्जेक्ट रहते हैं क्लास 10 में, उसमें से एक कंपलसरी रहता है, वो है संस्कृत। बाकी 5 हम दोनों के सेम रहते हैं। तो संस्कृत हमारे में रहता है, जिसके कारण आपके मार्क्स काफी कम हो जाते हैं। मुझे संस्कृत में 89 मार्क्स मिले थे, जिसके कारण मेरे 10th का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया। मेरे 10th में परसेंटेज आए थे 92.6%। ये उतना कम नहीं है मगर ठीक ठाक है। मेरे को मैथ्स में 99 मिले थे, साइंस में 98 थे और सोशल में 97 थे। बाकी तीनों लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स थे, जिसके कारण से परसेंटेज 92 तक शिफ्ट हो गया था। तो मेरे मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ चूज़ करनी थी। जब आपके 92 परसेंटेज आ जाते हैं तो आप कॉमर्स नहीं ले पाते हो, आपको हर जगह से पुश किया जाता है साइंस की तरफ। तो मुझे साइंस लेना था, और साइंस में आती है 2 चीज़ें, या तो मैथ्स या तो बायोलॉजी। हाँ, बीच का एक रास्ता होता है PCMB। मगर बात ये थी कि मेरे स्कूल में PCMB अवेलेबल नहीं था, या तो PCB या तो PCM। तो मैंने आसपास के कुछ स्कूल्स में रिसर्च करी, बट ओवरऑल जाके मुझे इसी स्कूल में वापस से एडमिशन लेना था, मतलब क्लास 11th में। तो मैंने सोचा कि PCM लेता हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग था। मतलब क्लास 10 तक उतनी हार्ड मैथ्स नहीं रहती है, मगर जो भी थी वो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, मेरा बेस काफी अच्छा था। तो मैंने सोचा कि PCM लेता हूँ। मुझे आगे का क्वेश्चन मान था क्या होता है, क्या JEE होता है, कुछ भी क्या होता है, बट मैंने सोचा था कि मैथ्स लेता हूँ, क्योंकि बॉयज लोग हमेशा मैथ्स लेते हैं। बॉयज लोग कभी बायोलॉजी नहीं लेते, बॉयज लोग हमेशा मैथ्स लेते हैं, क्योंकि बॉयज का एक एटीट्यूड रहता है मैथ्स की तरफ। तो मैंने सोचा था मैथ्स लूंगा, बट मेरे माइंड में आ रहा था अगर मैं मैथ्स लेता हूँ तो मेरी बायोलॉजी पूरी तरह छूट जाएगी, लेकिन अगर मैं बायोलॉजी लेता हूँ तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मैथ्स रहेगी, तो कुछ भी मेरा छूटेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि बायोलॉजी ले लेते हैं। तो मैं स्कूल गया अपने माइंड में PCM सोचकर। मैंने सोचा था PCB के बारे में, मगर फिर भी मेरे माइंड में एक ही बात थी, PCM। मैं स्कूल में गया, मेरे सामने मेरी प्रिंसिपल बैठी थी, वो मेरी रिपोर्ट कार्ड में लिख रही थी कि मेरे को PCM चाहिए PCB। उन्होंने मुझसे पूछा कि PCB चाहिए PCM। उस समय मेरे मामा का कॉल आया। उन्होंने मुझसे कॉल में पूछा क्या ले रहा है, PCM ले रहा है PCB। मैंने बोला PCM ले रहा हूँ। सामने प्रिंसिपल ने M लिखना शुरू कर दिया मैथ्स का। मैंने बोला मैम थोड़ी देर वेट करो। फिर उसके बाद मामा ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर ही मेरे पास नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा बायोलॉजी क्यों नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने मैथ्स के एडवांटेजेस बताना शुरू कर दिए। एक्चुअली ये सारे एडवांटेजेस मैंने, जब मुझे छुट्टी मिली थी क्लास 10 के बाद, मैंने जो जियो फोन होता है, आपने भी वाला जियो फोन जरूर देखा होगा, ये हर जगह अवेलेबल था। ऑलमोस्ट फैमिलीज के पास जियो फोन था। इस छोटे फोन के यूट्यूब में मैंने सारी वीडियोस देख डाली थी कि 10th के बाद क्या लेना चाहिए, बायोलॉजी या मैथ्स। सारे एडवांटेजेस वहाँ पे मामा को बताने लगा। फिर मामा ने मुझे एक बात बोली जो मेरे माइंड पे क्लिक कर गई, जिसके कारण मैंने बायोलॉजी ले लिया। उन्होंने बोला कुछ दिन बायोलॉजी को लेकर के देख, अगर अच्छा लगता तो रख लेना, नहीं लगेगा तो वापस कर देना। तो मैंने सोचा ये अच्छा आइडिया है, मैं बायोलॉजी ले लेता हूँ, मैथ्स भी साथ साथ रहेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वापस से मैथ्स में शिफ्ट कर लूंगा। तो मैंने मैम को सामने प्रिंसिपल बैठी थी, मैंने उनको बोल दिया कि मुझे बायोलॉजी लेना है। उन्होंने मेरे में बायोलॉजी लिख दिया। फिर इसके बाद आती सबसे खतरनाक बात, मैं क्लास 11th में गया अपनी क्लास में। वहाँ पर टीचर थी, क्लास टीचर हमारी, वो सबके नाम के सामने लिख रही थी कौन सा सब्जेक्ट है। मेरी क्लास में किसी को नहीं मानता कि मैंने बायोलॉजी लिया है। सबको ऐसा लग रहा था कि ये तो टॉपर लड़का है और ये पहली बार बॉय है, तो ये मैथ्स ही लिया होगा। मैं क्लास के सामने गया, टीचर के सामने, उन्होंने पूछा क्या सब्जेक्ट लिया हो। तो मेरा एटीट्यूड था मैथ्स वाला, तो मैं जोर से नहीं बोल सकता था, तो मैंने बहुत धीरे से बोला उनको बायोलॉजी। वो बोलती है सॉरी। ऐसे समय में अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो आपको काफी बुरा लगता है। फिर मैंने बहुत जोर से बोला बायोलॉजी। पूरी क्लास एक साथ मुझे देखते हुए ऐसे कर रही है। तो अब मैंने बायोलॉजी ऑप्ट कर लिया था, मगर मुझे आगे का कुछ रास्ता पता नहीं था। मुझे कुछ नहीं मालूम था नीट एग्जाम के बारे में या फिर जो भी चीजें होती है। फिर से मैंने अपना जियो फोन निकाला, मुझे यूट्यूब में सर्च किया, तो मुझे पता चला कुछ नीट एग्जाम होता है। मुझे इसके सारे रूल्स के बारे में नहीं मालूम था, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मेरे माइंड में एक आइडिया था,
मैं स्कूल का टॉपर हूँ, मैं काफ़ी अच्छी पढ़ाई करता हूँ, नीट के एग्जाम को आराम से फोड़ दूंगा, मैं तो AIR 1 लेकर आऊँगा। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस अपने अंदर। तो शुरुआत के कुछ महीने मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी को आंसर्स का लिख रहा था और जो एग्जाम होते थे उसको कंप्लीट कर रहा था। फिर इसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करी अराउंड सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में। वहाँ जाकर मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि नीट का एग्जाम एक्चुअली होता क्या है। मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी जो मेरे घर से अराउंड 5 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं ऑटो से जाता था या फिर साइकिल से चले जाता था अपनी कोचिंग के पास। बीच में रास्ते में 2 बड़े पुल आते थे जिसको क्रॉस करने में हालत खराब हो जाती थी। जब धूप का टाइम रहता था, स्पेशली समर्स के टाइम पे, जब आप पुल के ऊपर पहुंच जाते हो, जब आप पीक पे रहते हो, उस समय सन और आपके बीच में काफी कम डिस्टेंस रहता है। फिर आप नीचे जब आते हो तो काफी मजा आता है, लेकिन चढ़ाने में और ऊपर पहुंचने में काफी बुरा लगता है। तो इस तरीके से मैं रोज कोचिंग जाता था। ऑल्दो वो कोचिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर जो भी थी बढ़िया थी। उसके कारण काफी सारे इन्फ्लुएंस है मेरे अंदर और एक रेगुलर पुश मिलता था। स्पेशली जो मेरे क्लास 11 के टीचर्स थे मेरी कोचिंग पे, उन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिया। मेरे केमिस्ट्री वाले सर, बायोलॉजी वाली मैम थी और फिजिक्स वाले सर थे। उन तीनों का काफी ज्यादा मोटिव रहा मेरी इस मार्क्स में जो मेरे नीट में आए हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही थी। हमारे कोचिंग में अराउंड 2 या 3 हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट होता था। उन मॉक टेस्ट पे हमारा हाईएस्ट स्कोर जाता था 180 या फिर 200 तक हाईएस्ट। एक बार मेरा स्कोर गया था 207 मार्क्स तक। फिर एक बार जब आखिरी 11th क्लास का जब आखिरी का टाइम था, उस समय मेरा हाईएस्ट स्कोर गया था 304 मार्क्स। मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था, हमारी कोचिंग में सारे लोग खुश हो गए थे। मैंने बायोलॉजी में 200 मार्क्स स्कोर किए थे और ओवरऑल मिला के मेरे 300 मार्क्स थे। काफी ज्यादा खुश था मैं, क्योंकि जो मेरी कोचिंग में जितने भी लोग थे उन सभी से हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे। तो कोचिंग में मैंने टॉप किया था और साथ ही में मैंने पहली बार 300 मार्क्स क्रॉस किए थे। 720 काफी दूर था, बट मुझे उस समय ये आइडिया नहीं था कि एक्चुअली मेरा कंपटीशन किन लोगों के साथ है। तो अपनी कोचिंग में मैं हल्का फुल्का टॉप कर लेता था, बट मुझे एक आइडिया नहीं था कि 300 मार्क्स ला कर भी मैं काफी ज्यादा पीछे हूँ बाकी लोगों से। क्योंकि इस टाइम आपके पास अभी इंटरनेट अवेलेबल है, तो आपको मालूम है कि असली कंपटीशन क्या है। बट जब मैं क्लास 11 में था, एक्चुअली कोरोना टाइम पे ये इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल है। उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। कोरोना टाइम के बाद अब आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। अनलिमिटेड इंटरनेट अराउंड आप 400-500 रुपये देते हो, कोई भी फाइबर लगा लो, जियो फाइबर या फिर एयरटेल वाला, आप 400-500 रुपये देते हो, आपको पर मंथ अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। आप मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर सकते हो। तो आपको इस इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाना चाहिए। इस तरह से मेरी क्लास 11 धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्लास 11 में क्या क्या चीजें हो रही थी, बट मैं एक चीज इंक्लूड जरूर करना चाहूंगा। क्लास 11 में मैं 2 बार इंस्पायर इंटर्नशिप कैंप किया था। एक्चुअली छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कराती है शायद। जिन बच्चों के क्लास 10th में ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उनको इंस्पायर इंटर्नशिप कैंप नाम की एक चीज रहती है, वहाँ पे ले जाया जाता है। यहाँ पे इंडिया के टॉप साइंटिस्ट आते हैं और आपके साथ कुछ बातें करते हैं। एक्चुअली वो अपना सेमिनार रखते हैं, तो वो लोग सामने स्लाइड चलाते रहते हैं और साथ में उसके बारे में बताते हैं। तो वहाँ पर जाने पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा रेस होता है। तो ओवरऑल मेरा क्लास 11 जब खत्म होने वाला था, उस समय एक चीज आई जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। वो था कोविड पैंडेमिक। मेरे क्लास 11 खत्म होने तक मेरे मैक्सिमम मार्क्स 300 तक ही थे। 300, 304, 308 तक। उससे ज्यादा मेरे मार्क्स कभी नहीं आए क्लास 11 में। और उस समय सिर्फ क्लास 11 के मॉक देता था, बट उसमें एक बात थी, वो मॉक्स में जो क्वेश्चन आते थे वो काफी ज्यादा इरेगुलर थे। मतलब उनमें काफी कम PYQs थे और वो काफी सारे इरेलेवेंट भी थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो एग्जाम नीट में आते हैं। तो कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन थे, तो अगर वो आप रॉन्ग भी करते हो तो उतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई पेपर्स में 400-500 स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो। अब आ चुका था कोविड पैंडेमिक। सबको लग रहा था कोविड पैंडेमिक थोड़ी देर तक रहेगा, फिर उसके बाद चला जाएगा, बट ये एक्सीड होता जा रहा था। इस समय मैं क्लास 12 में एंटर हो चुका था। मैंने क्लास 11 के एग्जाम दे दिए थे अपने स्कूल में, तो अब मैं क्लास 12 में था। कोविड का टाइम चल रहा था, घर पे सारी की सारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। इस टाइम पे वो वाली चीज आई जो थी जियो फाइबर, जिसके कारण मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस मिला। मैं हर जगह गया, मैंने हर चीज़ ट्राई करी, कहाँ से मुझे पढ़ाई अच्छी कर सकता हूँ। मैंने अनअकैडमी पर ट्राई किया, मैंने बायजूस पर ट्राई किया, हर जगह ट्राई किया, हर जगह मैंने डेमो लिया। फिर आखिरकार जब मैंने सारी चीज़ें कर ली तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला कि कौन सी चीज़ एक्चुअली अच्छी है और कौन सी चीज़ उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैं सही से बता रहा हूँ, अनअकैडमी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको यूज़ करना आता है। तो अगर आप नए नए पे जाओगे तो आप उसमें घूमते रह जाओगे, आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। मैं अनअकैडमी में फ्री में पढ़ता था। अनअकैडमी एक चीज़ होती है जो कि होती है स्पेशल क्लासेस। उसके कारण काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला मेरे मार्क्स को, तो मैं काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस करते जा रहा था। फिर मुझे एक बात समझ आई, यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप अलग अलग टीचर्स की क्लास में जाते हो, आप पोल्स करते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ये बात मैं मानता हूँ, बट आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर मैंने कुछ टीचर्स पिक किए जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाते थे। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल केमिस्ट्री के लिए AKM सर। AKM सर को चूज करना काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट थी। AKM सर सिर्फ आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं। सितंबर अक्टूबर का टाइम था, तब मुझे एक बात समझ आई, क्लास 12 में एक असली चीज़ स्टार्ट होती है जो कि क्लास 11 में नहीं रहती है। वो रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रियल चीज स्टार्ट होता है क्लास 12 में। बट क्लास 11 में हमें जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, उन्होंने हमारी केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, स्पेशली ऑर्गेनिक को। उन्होंने हमारी काफ़ी सारी क्लास 12 की चीज़ों को क्लास 11 में पढ़ा दिया था। जो SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म रहते हैं, ये सारी चीज़ें, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें क्लास 11 में पढ़ा दिया था। तो क्लास 12 में आने के बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई थी। मुझे यूट्यूब पे एक चीज़ मिली जो कि थी अलग सर की पुरानी लेक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो पूरी सीक्वेंस में थी, मुझे इसे जाके देखना था। अलग सर की लेक्चर्स बहुत सारी होती है, अगर आप उनको देखने जाओगे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर के टाइम पे, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, उस टाइम पे मैं अलग सर की लेक्चर्स देखूंगा, क्योंकि अलग सर कॉमेडी करते हुए पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ने का मन करता है। तो मैंने दोपहर के टाइम पे हर दिन 2-2 घंटे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बाकी टाइम में बाकी चीज़ें पढ़ता था। एक मेरे पास एडवांटेज था, कोविड का टाइम चल रहा था तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था, तो स्कूल के 6-7 घंटे जो मेरे स्कूल जाके वेस्ट होते थे वो मैं बचा लेता था। अभी आपको स्कूल जाना पड़ता है तो मैं श्योर कह सकता हूँ आपके 4-5 जो भी जितनी देर आप स्कूल में रहते हो आपको वो टाइम थोड़ा वेस्ट होता होगा। एक टाइम में स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस ऑन कर लेता था और सेकंड टाइम में अपना नॉर्मल काम करता था। मैं उस वाली क्लास को म्यूट कर देता था और अपनी नॉर्मल यहाँ पे क्लास अटेंड करता रहता था। बट अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू है तो आपको ऑफलाइन तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते करते मैं आगे बढ़ रहा था। सितंबर दिसंबर का टाइम आ गया था। मैं रेगुलरली पर वीक या फिर पर 2 वीक में एक बार मॉक टेस्ट देता था और मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर 300-400 तक पहुंच गए थे। मैं 450 तक भी कभी कभी स्कोर कर लेता था। क्लास 12 मेरी खत्म होने वाली थी, दिसंबर का महीना आ चुका था, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ रही थी और मेरा मॉक का स्कोर 450-500 तक जा रहा था, इन दोनों के बीच में रह जा रहा था। फिर एक बार मैंने सोचा कि एक हार्ड पेपर ट्राई करके देखते हैं, मेरा स्कोर काफी बढ़िया आ रहा है, एक हार्ड पेपर ट्राई करके देखते हैं, जिसके कारण मैं इतनी जोर से नीचे गिरा। मेरे उस मॉक में मार्क्स आए थे 383। मैं 400 के नीचे इतने दिनों में एक बार भी नीचे नहीं गिरा था। मेरे मार्क्स 450 से लेकर 500 के बीच में रहे थे और उस पेपर में मैं डायरेक्ट गिर गया 383 मार्क्स पर। 720 में से 383। मेरा मोरल पूरी तरह नीचे गिर चुका था। पहली बार किसी मॉक टेस्ट में मैं इतना ज्यादा नीचे गिर गया था। क्लास 12 में आने के बाद मैंने आपको वापस से खड़ा किया। मैंने देखा काफी हार्ड पेपर थे, इससे मेरे काफी कम मार्क्स आए हैं। जो भी मैंने मिस्टेक्स करी उन सभी मिस्टेक्स को मैंने एनालाइज किया, पता चला मेरे काफी ज्यादा वीक पॉइंट्स अभी भी हैं। जो चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं उन चैप्टर्स में से भी किसी चैप्टर से मेरे वीक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से मेरी हालत खराब होनी शुरू हुई। मेरा फरवरी और मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका था। मेरे नीट का एग्जाम पोस्टपोन होता जा रहा था। ये बात अच्छी थी कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन होता जा रहा है, बट मेरा काफी सारा बैकलॉग लग रहा था। मेरे क्लास 11 के क्वेश्चन गलत हो रहे थे और क्लास 12 के क्वेश्चन कुछ गलत हो रहे थे, कुछ सही हो रहे थे। मैं सबको एनालाइज करता जा रहा था, मुझे पता चल रहा था मेरे कौन से वीक पॉइंट्स है और कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था जिस कारण से मैं अपने वीक एरियाज को वापस से स्ट्रॉन्ग कर सकूं। फिर उस समय यूट्यूब पे एक सीरीज है जिसका नाम था यूट्यूब उम्मीद सीरीज। ये PW अलग से की तरफ से यूट्यूब सीरीज चलाई गई थी। इस सीरीज में सारे सब्जेक्ट्स 11 के और क्लास 12 के दोनों पढ़ाए जाने वाले थे। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया एडवांटेज था सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैंने भी इस सीरीज को ज्वाइन किया। ये पूरी तरह फ्री थी, आपको यूट्यूब पे जाना था, लेक्चर्स को देखना था। ये सीरीज सिर्फ स्पीड नहीं थी, इसमें सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में थे और साथ में इसमें सारे PYQs एक्सप्लेन किए हुए थे। मैंने पूरी फिजिक्स इससे क्लास 11 की स्ट्रॉन्ग करी। एक्चुअली मैं इस सीरीज को रात के टाइम पे देखता था। रात के टाइम पे जब मेरे घर पे सब लोग सो जाते थे तो रात के 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मैं इस सीरीज को देखता था। और जो भी मेरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बची चीजें थी उन्हें मैं अनअकैडमिक स्पेशल क्लासेस में अटेंड कर लेता था या फिर ओजोन क्लासेस। और मैं आपको विपिन सर के बारे में बताना भूल गया। विपिन सर इज द मेन रीजन जिसके कारण मेरे बायोलॉजी में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरी बायोलॉजी को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग विपिन सर ने बनाया है। अगर आपको विपिन सर के बारे में नहीं मालूम है, उनका यूट्यूब पे एक चैनल है ओजोन क्लासेस नाम से। पहले वो एक्चुअली अनअकैडमी में पढ़ाते थे, मुझे वहीं पे वो मिले थे। उन्होंने मेरी बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जिसके कारण मेरी क्लास 12 में आपके बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। क्लास 11 में ज़्यादा याद करने चीज़ें होती है और क्लास 12 में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके क्लास 12 में एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बन गए उसके बाद आप आराम से फोड़ते जाओगे। तो अब मेरा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का टाइम आने वाला था। हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उस टाइम भी कोविड पैंडेमिक चल रहा था। तो हमारा बोर्ड एग्जाम एक ऐसे तरीके से हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमें पेपर दे दिया जा रहा था, उसे हमें घर लेके जाना था। हमें ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर मिल रहा था, हमें अपने घर में बैठ के आंसर लिखना था। तो यूट्यूब पे हर तरीके के आंसर अवेलेबल थे, बट हमें खुद से आंसर लिखना था। तो मैंने घर पे सारे आंसर्स लिखे। एक्चुअली इसके लिए हमें 5 दिन दिया गया था। 5 दिन में हमें सारे आंसर्स लिखने थे। मैंने सारे आंसर्स लिखे, उसके बाद उसको सबमिट कर देना था। तो 12th में मेरे मार्क्स आए थे 90%, सिर्फ 90%, कुछ पॉइंट में कुछ भी नहीं, जबकि मेरे बाकी सारे क्लासमेट्स के काफी अच्छे मार्क्स आए थे। तो ज्यादा कोई बुरी बात नहीं थी, मैं इसके लिए पढ़ाई भी नहीं कर रहा था। मेन फोकस था नीट के बारे में। एक चीज खरीदी, दुकान में गया, दुकान में मैंने प्रिंट आउट निकलवा दिया, वो थी OMR शीट्स। मुझे पहले निकलवा लेना चाहिए था, बट मैंने आखिरी में निकलवाया। आखिरी के मैंने 20 दिन में 25 मॉक्स सॉल्व किए थे। 20 दिन में 25 मॉक्स। हर दिन मैं अगर एक सॉल्व करता था क्योंकि मैं 2 मॉक्स सॉल्व करता था। और यहाँ पे मैंने एक एम्स वाले स्टूडेंट की बात यहाँ पे फॉलो करी थी। मैंने क्या फॉलो किया, एक दिन मैं मॉक सॉल्व करता था और एक दिन मैं PYQ सॉल्व करता था। PYQ मैंने अभी तक काफी बार सॉल्व किए हुए थे, बट मैं एक दिन मॉक करता था, एक बार PYQ करता था। इससे काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। आपको PYQ सारा याद भी होता है,
साथ ही में अगर आपका मॉक में थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो आप पीवाईक्यू में अच्छे मार्क्स लाते हो, क्योंकि पीवाईक्यू आपने इतनी बार सॉल्व किया हुआ है। तो इस आखिरी के 20 दिनों में मुझे एक ऐसे मॉक्स की जरूरत थी जो कि इजी लेवल के होंगे, जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। साथ ही में ये मॉक्स एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। मुझे यहाँ पर एक ऐसी चीज मिली जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल थी, वो थी आकाश के सीएसटी पेपर्स। ये पेपर्स एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मेरे मार्क्स 600-650 तक आ रहे थे इन मॉक्स में। इसके बाद पीवाईक्यू करता था उसमें और ज्यादा मार्क्स आते थे, तो मेरा मोरल काफी ज्यादा बूस्ट था। मुझे आराम से मैं आराम से स्कोर कर दूंगा। और नीट के एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आए। नीट के एग्जाम में भी बायोलॉजी में काफी इजी क्वेश्चंस आए, केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े इजी थोड़े हार्ड क्वेश्चंस थे, बट फिजिक्स काफी ज्यादा हार्ड आया था नीट के एग्जाम में हमारे टाइम पे 2021 में। तो आकाश के इन सीएसटी पेपर्स ने काफी ज्यादा हेल्प करी आखिरी के उन 20 दिनों में। इसके बाद अब बात करते हैं मेरे नीट एग्जाम के बारे में और नीट एग्जाम के बाद की सारी जर्नी के बारे में। ओ शिट, मेरा स्टोरेज फुल होने वाला है, तो इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अभी तक की जर्नी बढ़िया लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। आगे की जर्नी देखने के लिए कमेंट सेक्शन को फुल कर दो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का बटन शायद बदल चुका है, व्हाइट और ब्लैक कलर का कुछ हो गया है। आपके साथ मिलते हो जल्दी पार्ट 2 वाली वीडियो में या फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्टे ट्यून, पढ़ाई करते रहो, कीप हसलिंग। जय हिंद।